तो कैसे बच्चों से आप सब ठीक हैं? उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको इस चैप्टर के बारे में रिफ्लेक्शन के पार्ट जो है, जो आपका रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वो हमने आपको कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, अगर आपने वो वाला पार्ट और वो सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया है, पहले उसको चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद जो है आगे की बातें आपको समझ में आ जाएंगी। प्यारे बच्चों आज जो हम लोगों को पढ़ना है इसी चैप्टर का आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके लॉस क्या होते हैं। अब फिर यही रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पिछले टॉपिक में यानी कि रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में ये जो है मैग्नीफिकेशन जो है बच गया था। हमने कहा भी था कि आपको मैग्नीफिकेशन हम अलग से बताएंगे। ठीक है, वहाँ भी हमने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। प्यारे बच्चों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, मेहनत यानी अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं ना, इसलिए जो है आपको जो है आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी नई आने वाली वीडियोस आपका उस सब का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन। प्यारे बच्चों मैग्नीफिकेशन जो है ये है क्या? ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ये एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है कि हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के हिसाब से छोटा है कि बड़ा है। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी मैग्नीफिकेशन जो भी हमारा नंबर आता है, यानी मैग्नीफिकेशन अगर किसी का 1 है किसी का 2 है, तो ये जो 1 है या 2 है ये साइज़ दिखाता है कि अगर किसी का मैग्नीफिकेशन 2 है, सपोज दैट किसी का मैग्नीफिकेशन अगर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का डबल है। यानी 2 आया तो डबल हो गया। उसी तरह से अगर 3 आया है तो 3 गुना हो जाएगा, 4 आया है तो 4 गुना हो जाएगा। यानी मैग्नीफिकेशन क्या कर रहा है, मैग्नीफिकेशन जो है हमें ये जानकारी दे रहा है कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारा इमेज छोटा है या बड़ा बना है। अगर बड़ा बना है तो कितना गुना बड़ा बना है, और अगर छोटा बना है तो कितना गुना छोटा बना है, ये जानकारी आपको मैग्नीफिकेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इज़ द comparison of size of image to the size of object। ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ हमने साइज़ की बात करी है वो साइज़ हमारे प्यारे बच्चों 2 तरह से हो सकता है। साइज़ या तो 2 तरह से हो सकता है। साइज़ 2 तरह से कैसे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेटा हुआ हो इस टाइप का। जैसे ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से लेटा हुआ हो और इमेज भी इसी तरह से लेटा हुआ हो। उसमें अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो ये भी साइज़ कहलाएगा। लेकिन अगर हो सकता है कि इस तरह से खड़ा हुआ हो, ठीक है, इसका हाइट भी तो कम ज़्यादा होगा, तो इसके हाइट में भी अगर फ़र्क पड़ता है तभी तो हम कहेंगे कि साइज़ में फ़र्क हुआ। तो साइज़ में अगर किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो साइज़ हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली साइज़ चेंज हो या वर्टिकली साइज़ चेंज हो, दोनों भी कंडीशन में साइज़ चेंज हो सकता है। इसीलिए जब आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन को हम लोग m से दिखाते हैं, स्मॉल m से, उसका जब आप फार्मूला लिखेंगे तो इसका एक फार्मूला आता है -v/u। ठीक है,
ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया -v/u, लेकिन ये किसके लिए है? ये सिर्फ मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए है। ये है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है। लेंस में हम लोग जब आएंगे, लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में जो है हम लोग पढ़ लेंगे कि लेंस का क्या मैग्नीफिकेशन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए ये फार्मूला हो जाएगा m = -v/u, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ एक चीज़ देखिए कि ये हमने मैग्नीफिकेशन है, ये हमारा मैग्नीफिकेशन है, और मैग्नीफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, यानी कंपेयर जब करते हैं डिवाइड में डालते हैं। तो हमने देखिए, हमने कंपेयर किसको करना है? हमने कंपेयर करना है इमेज को। तो ये क्या है? v क्या है? इमेज डिस्टेंस। हम सब जानते हैं कि v फॉर इमेज डिस्टेंस है ना। तो इमेज डिस्टेंस को जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या मिलता है? मैग्नीफिकेशन मिलता है। अब बताइए कि जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो इस साइड में होगा, यानी डिस्टेंस जो होगा, यानी कि डिस्टेंस अगर यहाँ पर हम कोई मिरर लगा देते हैं तो मिरर से जो है ऑब्जेक्ट की दूरी या मिरर से इमेज की दूरी, तो प्यारे बच्चों कंपैरिजन मैग्नीफिकेशन निकाले हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अगर हम लोग को वर्टिकल से निकालना होगा तो वर्टिकल में तो हाइट होता है, वर्टिकल में क्या होता है? हाइट। तो हाइट से भी हम लोग साइज़ निकाल सकते हैं। इसीलिए यही मैग्नीफिकेशन को हम अगर दूसरी मर्तबा लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं HI/HO, या इसको बहुत सारे बुक में H' भी लिखता है, ठीक है। ये क्या है? मैग्नीफिकेशन। ये भी मैग्नीफिकेशन, और ये दोनों मैग्नीफिकेशन सेम आएगा। ये दोनों का दोनों मैग्नीफिकेशन प्यारे बच्चों सेम आएगा, चाहे आप इस वाले फार्मूले से निकालिए, चाहे आप इस वाले फार्मूले से निकालिए, ठीक है। एक फार्मूला हमने लिखा है कि -v/u, और एक बार हमने मैग्नीफिकेशन लिखा है HI/HO। ये HI क्या है प्यारे बच्चों? हाइट ऑफ इमेज। H फॉर हाइट और I फॉर इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को हमने H' भी लिखा है। H' वही चीज़ है, HI को ही H' हमने लिखा है, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया जिसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। हमेशा याद रखिए प्यारे बच्चों, मैग्नीफिकेशन हम दोनों ही से ही निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में जो है दिया क्या है। अगर हमारे क्वेश्चन में हाइट की बात करें, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम लोग यहाँ से फार्मूला ये वाला मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, यहाँ से मैग्नीफिकेशन दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे, हाइट वाला फार्मूला लगा लेंगे। और अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो वहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। वहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू डाल के निकाल लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूला से एक बात समझ में आती है, वो बात ये है प्यारे बच्चों, अगर मैग्नीफिकेशन m बराबर -v/u है और वही m बराबर HI/HO भी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि -v/u इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू m, यानी कि ये भी m के बराबर है और ये भी m के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से एक नया फार्मूला मिल गया, ठीक है। ये भी प्यारे बच्चों यूज़ हुआ करता है, ठीक है। क्वेश्चन में इसका भी बहुत यूज़ है। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें जो है ये यूज़ हो जाता है, इसलिए इस फार्मूले को भी आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला है? ये हमने इन दोनों से निकाला है, यानी कि एक मर्तबा मैग्नीफिकेशन ये होता है, एक मर्तबा मैग्नीफिकेशन ये होता है। क्योंकि ये दोनों मैग्नीफिकेशन एक ही है, ये एक ही निकलता है, इसीलिए ये जो है राइट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला यहाँ बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक और ख़ास बात मैग्नीफिकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप हम ये क्वेश्चन पूछें कि क्या आप मैग्नीफिकेशन के वैल्यू को देख करके क्या आप बता सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगा क्या, या वर्चुअल इरेक्ट होगा, है ना। ये सवाल हो सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एकदम हम पता लगा सकते हैं मैग्नीफिकेशन से, बिल्कुल हम पता लगा सकते हैं कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि हमारा जो है जो केस है
वो रियल इन्वर्टेड का केस है या वर्चुअल इरेक्ट का केस है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, देखिए सपोज दैट कि मान लीजिए कि हमारा m का जो फॉर्मूला है वो होता है -v/u। ठीक है, चलिए तो पहले बच्चों हमारा जो है m = -v/u है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सपोज दैट कि मान लीजिए कि अगर हमको रियल और इन्वर्टेड का केस लिखना है, ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि रियल और इन्वर्टेड में क्या होता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज तभी बनता है जब हमारा इमेज उसी तरफ हो जिधर अब हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारा लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में हम अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेफ्ट साइड में ही हमारा इमेज बनता है। ठीक है, तभी वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो मीन्स दैट कि ये हमारा माइनस साइन हम इसको बाहर निकाल लें। ठीक है, अगर हम इसका वैल्यू लिखने जाएंगे तो v जो होगा वो भी माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, और u जो होगा वो तो ऑलवेज माइनस होता ही है क्योंकि ये लेफ्ट में रखते ही हम लोग। ठीक है, यहाँ से भाई बच्चों देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये जो वैल्यू बचा है सिर्फ और सिर्फ माइनस हमको मिला। ठीक है, मीन्स दैट कि अगर हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव वैल्यू वाला है तो हम डायरेक्ट कह देंगे भैया जो इमेज है हमारा वो हमारा इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। वो हमारा इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा अगर m का वैल्यू, m का जो वैल्यू जो भी आएगा, यानी m = -2, m = -1/2, m = -3, जो भी वैल्यू आएगा m का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे भैया जो इमेज हमारा बना है वो हमारा इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। उसी तरह से अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि भैया जो हमारा इमेज है वो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि हम मैग्नीफिकेशन के साइन को देख के बोल सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो हमारा रियल होगा कि हमारा इमेज जो है वर्चुअल होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको याद करने का एक आपको हम जो है एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए इसको आप ट्रिक यहाँ हम लिख देते हैं। आपको याद करना है NIRPEV। ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों, निरपेव। ये हमने लिखा है निरपेव। ये क्या है, N stands for negative, I for inverted, R for real, P for positive, E for erect और V for virtual। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो हमको क्या मिलेगा, ये दोनों मिलेगा। ये दोनों क्या मिलेगा, रियल मिलेगा और क्या मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। यानी कि अगर नेगेटिव हुआ तो इन्वर्टेड रियल होगा और अगर पॉजिटिव हुआ तो इरेक्ट वर्चुअल मिलेगा। इसको अच्छे से याद करने के लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निरपेव लिखिएगा, N से नेगेटिव, I से नेगेटिव के बाद में इन्वर्टेड रियल, पॉजिटिव, इरेक्ट वर्चुअल। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, तो सारा चीज़ आपको याद रहेगा, कभी आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। प्यारे बच्चों इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो है सारी की सारी बातें जो है रिफ्लेक्शन के अराउंड जो है बात कर रहे थे और सारे के सारे टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शन के ही पढ़ रहे थे। अब प्यारे बच्चों हम लोग को जो है टॉपिक चेंज करना है। अब हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। प्यारे बच्चों आपने बहुत मर्तबा बहुत सारे फिनोमेनन ऐसे हैं जो आपने देखा होगा जिसमें रिफ्रैक्शन का यूज़ होता है। जैसे कि सपोज डैट कि अगर आप एक ग्लास में एक सिक्का रख दीजिए आप, ठीक है,
तो जब आप सिक्का को देखिएगा ऊपर से तो वो सिक्का बहुत ऊपर की तरफ रेस उठा हुआ लगेगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। या ऐसा करिए आपके एक जो है डंडे को लेकर के आप पानी में जो है उसको जो है तिरछा जो है हल्का डुबा दीजिए, आधा डुबा दीजिए तिरछा, है ना। उसको जो है ऑब्लिकली यानी कि तिरछा जो है आधा डुबा दीजिए। जब आप एक साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो स्टिक जो है वो टेढ़ा हो गया है, यानी कि पानी में जो है जाने के बाद में वो क्या है, टेढ़ा हो गया है, वो बेंड कर गया है, ठीक है। या फिर आप जो है पानी का जो लेवल है, जैसे कि अगर आप घर में जो है टैंकी होती है छत पर रखी हुई, तो आप टैंकी को जो है उसके ढक्कन को खोल के देखेंगे अगर उसके बॉटम को, तो आप देखेंगे उसका जो बॉटम है वो बॉटम जो है उसका रेज रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन सही मानों में जो है बॉटम तो उठेगा नहीं। मतलब ये सब इल्यूज़न आपको ये सब क्रिएट होता है। तो ये सारे के सारे इल्यूजन्स किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, ये रिफ्लेक्शन की वजह से क्रिएट। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉस क्या होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन हमारे NCERT में दिया है वो ये NCERT कहता है कि लाइट का रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, और कैसा जाए, ऑब्लिकली जाए। ऑब्लिकली प्यारे बच्चों जो वर्ड है इसका समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑब्लिकली क्या है। प्यारे ऑब्लिकली का मतलब होता है कुछ न कुछ एंगल पर, ठीक है। मीन्स दैट कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ एंगल पर जाना चाहिए। सपोज दैट कि ये हमारा कोई मीडियम है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइट का रे जाएगा प्यारे बच्चों वो तिरछा जाएगा, एंगल बनाता हुआ जाएगा। देखिए अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो कुछ ना कुछ एंगल बन गए यहाँ पर, तो एंगल की तरफ से जाएगा तभी ये बेंड करेगा। वरना अगर हम एक मीडियम नंबर 2 और मीडियम नंबर 1 बना दें, सपोज दैट कोई भी अलग अलग मीडियम है, ये मान लिया जाए कि एयर मीडियम है, ये मान लिया जाए ग्लास मीडियम है, ठीक है। एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास की तरफ जा रहा है। अगर ये सीधा चला जाएगा तो कभी ये बेंड नहीं करेगा पहले बच्चों, ठीक है। तो बेंड करने के लिए कम से कम जो है लाइट का रे कुछ न कुछ तिरछा होना चाहिए, या तो इधर से तिरछा हो जाए या तो इधर से तिरछा हो जाए। तिरछा जाना जरूरी है, सीधा जाएगा ना तो वो बिना बेंड किए चला जाएगा, तो फिर हमको रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी बातें क्या है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जब लाइट का रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाता है, यानी एंगल बनाते हुए जाता है, तब क्या करेगा वो, जब जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा वो अपना पाथ चेंज कर लेगा, या ये कहें कि वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे traveled from one medium to another medium, this phenomenon is called refraction of light, ठीक है। इसको कहते हैं हम refraction of light, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए, ये हमने लिखवाया आपको कि जब लाइट के रेज ट्रैवल करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली, यानी कुछ न कुछ एंगल बनाते हुए, तब लाइट रे क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइट रे जो है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, सिंपली कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसके लिए प्यारे बच्चों कंडीशन क्या है, ठीक है। कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है। सबसे पहली चीज़ कि पेयर ऑफ मीडिया होना चाहिए, पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि मिनिमम 2 मीडियम्स होना चाहिए, मिनिमम 2 मीडियम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर एक ही मीडियम में वो ट्रैवल करता रहेगा, जब तक मीडियम का चेंज नहीं होगा तो वो कभी भी बेंड नहीं करेगा। इसी मीडियम का जो प्लूरल फॉर्म है वो हमारा मीडिया है, ठीक है, यानी 2, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होना चाहिए कि प्यारे बच्चों कि लाइट का जो रे है, लाइट जो रे फॉल कर रहा है,
लाइट रेज मस्ट फॉल ऑब्लिकली। क्या बच्चों कि लाइट रे जो है वो फॉल करेंगे, कैसा फॉल करेंगे? ऑब्लिकली फॉल करेंगे, कुछ न कुछ एंगल बनाते हुए फॉल करेंगे। सीधा फॉल करेगा तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और लाइट रे जो है ऑब्लिकली फॉल होना चाहिए हमारे रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज होंगे। तो रिफ्रैक्शन का प्यारे बच्चों दो लॉ है, जैसा कि रिफ्लेक्शन का दो लॉ है वैसा ही रिफ्रैक्शन का भी दो लॉ है। देख लेते हैं इसको। पहले बच्चों मान लिया जाए कि अगर ये मीडियम नंबर 1 है या ये मीडियम नंबर 2 है। ठीक है, लाइट का रे ऐसे आया, यह हमारा नॉर्मल है, और लाइट का रे ऐसे चला गया, हो सकता है। ठीक है, ऐसे आया और ऐसे चला गया। देखिए बेंड हुआ तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ हमारा यहाँ यहीं पर यही हमारा ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? दो मीडियम का इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहीं पर एक मीडियम और एक मीडियम का बंटवारा हो रहा है यहीं पर, है ना। यहीं पर जस्ट चेंज हो रहा है, जो जहाँ पर चेंज होता है वहीं पर बेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे बेंड हुआ है हमारा। तो प्यारे बच्चों इसका जो लॉ होगा, पहला लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant। ये क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारा रेशियो है, ठीक है, ये जो हमारा रेशियो है, किसका रेशियो प्यारे बच्चों? साइन। हमने मैथ में पढ़ा है ना, साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट। जो साइन होता है तो साइन कहता है कि जो साइन आई है ना, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका जो अगर हम साइन ले लें, ठीक है, उसका रेशियो, और जो साइन आर ले लें, आर बोले तो रिफ्रैक्टेड एंगल। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना इंसिडेंट एंगल है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, तो कहता है कि इंसिडेंट एंगल का साइन ले लें और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन ले लें, दोनों का रेशियो ले लें, तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आता है। यही कह रहा है कि हमेशा कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है यही कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, पहले बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग अलग अलग से एक टॉपिक बना करके अलग से क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिलहाल जो है वो हमारा आप ये समझ लीजिए कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। यही हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का। सेकंड लॉ क्या होगा? सेकंड लॉ वही होगा प्यारे बच्चों। सेकंड लॉ जो हमारा होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉमा पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल all lie at same point and on a same plane। यही कहता है प्यारे बच्चों कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऑल लाई एट सेम पॉइंट एंड ऑन अ सेम प्लेन। इसको तो हम आपको समझा ही चुके हैं।
रिफ्लेक्शन वाले भी केस में समझा चुके हैं कि वही चीज़ होता है कि हमारा जो इंसिडेंट वाला पॉइंट है वो यहीं पर है, और रिफ्रेक्ट जो हो रहा है, रिफ्रेक्ट यानी कि घूम जो जा रहा है वो यहीं से घूम रहा है, तो आ भी रहा है यहीं पर और यहीं से घूम भी रहा है, और जो नॉर्मल वाला जो पॉइंट है वो भी यहाँ ही मिल रहा है, यानी कि तीनों का तीनों पॉइंट एक ही जगह सटा हुआ है और एक ही प्लेन में, यानी कि इसी वाला प्लेन में है, अलग से कोई प्लेन में नहीं है। यानी कि अगर इस प्लेन की बात करें, इस बोर्ड की बात करें, तो इसी बोर्ड पर चिपका हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर है और कोई यहाँ पर है और कोई यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, तीनों एक ही जगह चिपका हुआ है, एक ही जगह सटा हुआ है, एक ही पॉइंट पर भी है और एक ही प्लेन पर भी है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 हो गया लॉ, और ये हो गया हमारा नंबर 2 लॉ। ठीक है, नंबर 1 लॉ कहता है कि साइन, कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो रेशियो है साइन आई का साइन आर के साथ, यानी साइन आई और साइन आर को अगर कहीं भी हम लेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन मीडियम जो है फिक्स होना चाहिए। अगर यहाँ एयर मीडियम है, यहाँ ग्लास मीडियम है, तो एयर और ग्लास हमेशा रखना पड़ेगा आपको, फिर ये कांस्टेंट आएगा। फिर आप जहाँ से भी आप इसको इंसिडेंट एंगल ले आइए, फिर जो आई और आर का जो रेशियो होगा, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर आप मीडियम चेंज कर देंगे तब जाके ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम, जो 2 मीडियम आप ले रहे हैं, वो 2 मीडियम को हमेशा बराबर रखिए। उसके बाद आप इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट लाइट का रे कहीं से भी इंसिडेंट करवाइए। ठीक है, और वो चाहे वो कहीं बेंड कर जाए, ठीक है, बेंड कहीं कर जाए, लेकिन जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा हर केस में क्या होगा, सेम होगा, जब तक कि हम जो है मीडियम को चेंज ना करें। अगर हम मीडियम को चेंज कर देंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है आज का जो है वो टॉपिक अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, इसमें एक टॉपिक जो है बच गया है, चूँकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए जो है इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम लोग जो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अपने अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप कुछ चीज़ें बातें नहीं समझ में आई होंगी या कुछ सजेशन देना है आपको, हमारे इस समझाने में कोई बात अगर छूट गई हो या फिर कुछ भी आपको अगर सजेशन देना है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सपोर्ट की वजह से हमारी पढ़ाई और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और आपको अच्छे अच्छे ज्ञान के बातें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।